फर्स्ट थिंग दैट कि क्रेनियल नर्व्स ऐसी नर्व्स हैं जो कि क्रेनियम से मतलब ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही है। ओके, आगे वो कहीं पे भी जा पीएनएस तक भी जा सकती हैं, बट वो कहाँ ओरिजिनेट हो रही है? वो ब्रेन में ओरिजिनेट हो रही है। क्लियर? तो जिस तरीके से लेफ्ट साइड में आपको इमेज दिख रहा है उसी तरीके से इनका अरेंजमेंट है। अभी आपका कौन सा पोर्शन है? ऊपर से आप पूरा सरफेस पे देख रहे हो कि हाँ किस तरीके से नर्व्स प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रॉम फ्रंटल रीजन, ठीक है, आगे की साइड से आप देखना स्टार्ट करो तो आपका ऑल्फैक्टरी, तो जिस तरीके से इनकी लोकेशन है ना बेटा, उसी तरीके से इनको नंबर दिया गया है। जो चीज हम बता रहे हैं बस उतना आपको ध्यान रखना है, उसी सीक्वेंस में इनको नंबर दिया गया है। ओके, ये नहीं है, अच्छा ये है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यही इनका सीक्वेंस है और यही इनका नंबर है, और इस नंबर को रोमन में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो लेटर है उसका सीक्वेंस आप याद रखोगे तो ट्रिपल ओ डबल टी ए एफ वी जी वी एस, एस या ए से आ जाता है एच। किस किस रीजन में ये प्रेजेंट है, ब्रेन के किस किस रीजन में प्रेजेंट है? तो आपको ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्शन से स्टार्ट हो रहा है, ये आपके फोर ब्रेन वाले एरिया में है। देन आप देख रहे हो अपर मिड ब्रेन, लोअर मिड ब्रेन, मिड ब्रेन पॉन्स वाले एरिया में, लोअर मिड पॉन्स एरिया में, एंड लोअर मतलब ब्रेन स्टेम के पॉन्स वाले एरिया में, देन लोअर पॉन्स फेशियल नर्व, देन मेडुला, मेडुला में है अपर मेडुला, अपर मेडुला। इस तरीके से आपको एक डिस्ट्रीब्यूटर दिख रहा है, इसमें सिर्फ आप ये वाली इमेज पे फोकस करो, ये सीक्वेंस हम आपको और भी दिखाते हैं, ठीक है। फिर आप जानते हो कि न्यूरॉन्स हैं, नर्व बनी होंगी न्यूरॉन से, तो उनका कुछ नेचर है, आइदर दे आर सेंसरी और दे आर मोटर और दे आर मिक्स। क्लियर? तो या तो वो सेंसरी है, या तो वो मिक्स है, या तो वो आपके मोटर न्यूरॉन्स है, या तो सिग्नल लेके आने वाली है, या तो जो सिग्नल प्रोसेस हुआ है उसको लेके जाने वाली है, या तो सिग्नल लेके भी आ रही हैं और लेके भी जा रही है। क्लियर? तो मतलब मैं क्या बोल रही हूँ आपको, एक हो जाएगी सेंसरी, सेंसरी टूवर्ड्स द ब्रेन ला रही है, मोटर फ्रॉम ब्रेन टूवर्ड्स द ब्रेन से ले जाने वाली है। क्लियर? मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स लाने वाली भी है और ले जाने वाली भी है। समझ में आया? ये आपको बेसिक सी चीजें याद रखनी है। अब देखो जैसे यहाँ पे सीक्वेंस में दिया हुआ है, क्रेनियल नर्व CN1, CN1 is olfactory, CN2 optic nerve, CN3 oculomotor, CN4 trochlear, CN5 trigeminal, CN6 abducens, CN7 facial, CN8 vestibulocochlear, 9 ग्लासोफेरेंजियल पढ़ चुके हो आप, वेगस आप पढ़ चुके हो, CN11 एसेसरी, एंड 12 ये पूछी जाती है, ये पूछी जाती है, ये पूछी जाती है, ये पूछी जाती है, एब्डोसेंस पूछी जाती है, एंड ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर। ओके बच्चा, ठीक है। अब सभी के जो फोरामेन दिए ये मतलब यहाँ से ये आगे की तरफ ट्रैवल करेंगे, इनका स्पेस रहेगा एक, उनका जो कैनाल वाला होगा कैसे वो आगे जाएंगे, क्योंकि इनको ब्रेन से निकलना है और बाहर की तरफ जाना है। ओके, तो एक आपको क्या याद रखना है, इनके सीक्वेंस मॉड्यूल में 7th नहीं है, चलो अच्छी बात है, मैच कर लिया ना। तो देखना 8 9 10 11 12 का सीक्वेंस तो नहीं गड़बड़ है, 7 नहीं है लेकिन नाम नाम भी चेक करना पड़ेगा। नेम आप मैच कर लेना, पेंसिल से वहां पे ऐड कर देना, या इनका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, एक प्रिंट निकाल के आप लगा लेना कहीं पे, नंबर गलत है। ओके, ठीक है। क्रेनियल नर्व का नेम देखना और नंबर। अब एक आता है कि क्रेनियल नर्व का नेचर क्या है। अब ये पूरा एक चार्ट आपको दिया हुआ है, क्रेनियल नर्व्स 12 नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12।
ठीक है। 12 क्रेनियल नर्व दिख रहा है सबको, विजिबल है, विजिबल है, इज इट विजिबल टू यू? ठीक है। सेकंड में आप देखो उसका नर्व का फाइबर का नेचर लिखा हुआ है कि सेंसरी है, मोटर है, ठीक है। मोटर है तो पैरासिम्पैथेटिक वाली बात को अभी छोड़ो, सेंसरी है, मोटर है, मिक्स है, ठीक है, पैरासिम्पैथेटिक वही बात आ जाएगी। तो आपको एक क्लियर वे में ध्यान में रखना है कि ये कौन सी नर्व है, क्या उसका नेचर है। दूसरा, स्ट्रक्चर इन्वर्टेड वाला आपके बहुत काम की चीज नहीं है। क्लियर, कहाँ कहाँ तक जा रही है वो एक जो आपने जहाँ जहाँ फिजियोलॉजी में आपने देखा है बस उतना ही आपसे बहुत पूछेगा, तो वही पूछेगा कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को कौन सी नर्व कंट्रोल कर रही है, कहाँ से पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई में एंटर है, यूरिनो ब्लैडर पे कौन सी नर्व का एक्शन है, कौन पैरासिम्पैथेटिक बिहेवियर कर रही है, कौन सिम्पैथेटिक बिहेवियर कर रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन वो ऑलरेडी उन चैप्टर्स में आपको कवर हुआ है, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे एक तो नर्व्स के सीक्वेंस, नर्व्स के नेम एंड देन उनका फंक्शन वाला पोर्शन देख लेना। तो जब आप फंक्शन वाला पोर्शन देखोगे तो अब इतना तो ह्यूमन की बॉडी समझ में आ गई कि उससे रिलेटेड ऑर्गन आप समझ जाओगे। ओके, तो ये ध्यान रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एब्ड्यूसेंस नहीं दिया है और सीक्वेंस भी उल्टा है, उसको भी छोड़ दो, ये तुम लोग ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और एक जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रहता है वो हम ट्रिक भी दे दे रहे हैं पहली बार, ताकि तुम्हारा कंप्लीट हो जाए एटलीस्ट, ठीक है। बस और कुछ मेरा ट्रिक देने का पर्पस नहीं है, क्योंकि 12 क्रेनियल नर्व, अगर 12 क्रेनियल नर्व के फंक्शंस आपको जानने होते ना तो मैं ट्रिक की बात नहीं करती। बट आपको क्या करना है, आपको स्कोर करना है बेटा, स्कोर करना है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ कुछ। जैसे ये लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ cranial nerve, sensory nerve carry information from periphery to brain, motor nerve carry information from brain to periphery, mixed nerve they do both, mnemonic to learn by the numerical order। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, some say money matters but my brother says big brains matter most। तो सबका पहला लेटर, 12 लेटर्स हैं यहाँ पे, 12 नर्व्स हैं, 12 नर्व्स के 3 ही नेचर हो सकते हैं, उसी में आपको डिवाइड करना है। तो या तो वो सेंसरी है, या तो वो मोटर है, या तो वो बोथ है। तो एस फॉर सेंसरी, एम फॉर मोटर, बी फॉर बोथ। क्लियर, क्योंकि आपको ये रीजन मैं बता रही हूँ फिर से, क्योंकि आपको 12 क्रेनियल नर्व्स के फंक्शन पूरा अभी डिटेल में नहीं पढ़ना है। आप जाओ एमबीबीएस करो, वहां नर्व्स की भी नर्व्स आएंगी, ठीक है, उनके नाम से आप अच्छे से याद रखो, उनके फंक्शन अच्छे से याद रखना पड़ेगा, वो आपको करना पड़ेगा। बट अभी उतनी नीड नहीं है, सिर्फ आपको नेचर ऑफ नर्व्स पूछा जाएगा और वो फंक्शन, वो कहाँ पे रिलेटेड है, इतना पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे फर्स्ट क्रेनियल नर्व वो क्या है, सेंसरी नेचर की, सेकेंड सेंसरी, थर्ड मोटर, फोर मोटर, फिफ्थ बोथ, सिक्स मोटर, सेवन बोथ, एट्थ सेंसरी, क्लियर, नाइन्थ बोथ, मिक्स्ड, मिक्स्ड या बोथ एक ही बात है, ठीक है, एंड टेंथ बोथ, 11 मोटर, 12 मोटर। ओके बच्चा, तो ये चीजें जरा ध्यान रखना। ठीक है, अब ये है इसका निमोनिक, ऊटा फैग वा, ट्रिपल ओ डबल टी ए, ऊटा फैग एफ ए जी वी ए एच, ठीक है। ऑल्फैक्टरी, ऑप्टिक, ऑक्लोमोटर, ट्रॉक्लियर, ट्राइजेमिनल, एब्डोसेंस, फेशियल, ऑडिटरी, वेस्टिबुलर नर्व, ये वी से भी आ जाता है, ऑडिटरी भी याद रखोगे आपको तो क्लियर रहेगा, ये ध्यान रखना है ये दोनों नाम। ग्लॉसोफेरेंजियल, वैगस एंड एसेसरी हाइपोग्लॉसल। वेस्टिबुलर आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व ही जाके आपकी कॉक्लियर नर्व एंड वेस्टिबुलर नर्व में कन्वर्ट हुई थी बेटा, जो आपने कल के चैप्टर में कवर किया, जो सिग्नल्स आपके हियरिंग सिग्नल्स ला रहे हैं एंड बैलेंसिंग सिग्नल्स ला रहे हैं, ठीक है। दैट इज अ कॉमन क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। ओके, कुछ इसमें होती हैं जो आपस में मिक्स होके भी काम मतलब दो नर्व्स के सिग्नल्स भी
इंटरप्रिटेट होते हैं, जैसे आपका वो आपने विजन और कंप्रिहेंशन की बात की थी, ठीक है। उन सब केसेस में क्या होता है, ब्रोकाज एरिया वाला, वर्निक्स एंड ब्रोकाज एरिया, उस केसेस में हमने क्या बताया कि एक टाइम में कई सारे फंक्शन चल रहे हैं, मतलब आप सुन भी रहे हो, आप उसका एक्शन भी देख रहे हो, तो दीज नर्व्स इंटर रिलेटेड होके भी ये काम करते हैं। बट वही कह रहे हैं, इसमें ज्यादा बहुत जाने की नीड नहीं है, आता नहीं है, बहुत पढ़ना होगा, तुम्हारा मन होगा, तो जब सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब स्टार मार्क करके लिख लो कि मैम ये भी पढ़ाइएगा, मजा आएगा, ठीक है। तो फॉर इंटरेस्ट पर्पस, जैसे एम्ब्रियो जेनेसिस, इन लोगों को 12th वालों को इंटरेस्ट था एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, तो उनका एक्स्ट्रा क्लासेस कुछ ऐसे ही इंटरेस्ट पर्पस के लिए, आप क्वेश्चन नहीं आता है, तो वहां पे हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। ओके बच्चा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी अब स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना चैप्टर एंडोक्राइनोलॉजी। Recording in progress. एंडोक्राइनोलॉजी चैप्टर दैट इज इन टर्म्स ऑफ, यहाँ पे किस प्लेन से है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अगेन आपका चैप्टर ही इंडिकेट कर रहा है कि आपको बहुत डेप्थ में एक एक जो हार्मोन्स दिया है, जो ऑर्गन्स दिया है, उनके कंसंट्रेशन और उनका मोड ऑफ एक्शन, सब कुछ बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, अदरवाइज ये चैप्टर होता है एंडोक्राइन सिस्टम। यहाँ पे क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन, तो समझो कैसे केमिकल कोऑर्डिनेट करते हैं एंड इंटीग्रेट करते हैं विद द मैकेनिज्म, ठीक है, किस ऑर्गन से वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, किस तरीके का वो फंक्शन कर रहे हैं, उन सब चीजों को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। पहली बात तो ये आती है, देखो इस चैप्टर में कवर क्या हो जाएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन्स देखते हैं, आपको ग्लैंड्स देखना है, हार्मोन्स देखना है, ऑब्वियसली ह्यूमन के देखना है। देन ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, एक जो इंट्रोडक्टरी है वो दिया हुआ एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन। देन ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, ह्यूमन का एंडोक्राइन सिस्टम, सभी एंडोक्राइन ग्लैंड और उनसे क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या हार्मोन सिक्रीट हो रहा है और उस हार्मोन का फंक्शन क्या है, क्लियर। देन आपको एडिशनल पता है, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड में नहीं आते हैं हार्ट, किडनी में आपने देखा रेनिन कहाँ सिक्रीट हो रहा था, रेनिन कहाँ फॉर्म हुआ, रेनिन हार्मोन का फॉर्मेशन कहाँ हुआ बेटा, रेनिन रेनिन चलो ये तीनों लोकेशन के हार्मोन जरा शेयर करना मुझे, आज के होमवर्क में नोट डाउन कर लो। Which hormone you have studied secreted in heart, kidney and GIT tract, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लोकल एंडोक्राइन सिस्टम मैंने पढ़ाया था स्टमक के टाइम, तो ये सब चीजें तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है। हाँ रेनिन, ठीक है, कौन सी सेल से प्रोड्यूस होता है, कहाँ प्रोड्यूस होता है, इन तीनों के हार्मोन के नाम, कितने हार्मोन आपने पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग, जैसे जीआईटी में कोई एक हार्मोन नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हार्ट, किडनी और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं और वो क्या फंक्शन कर रहे हैं, ये आज का होमवर्क रहेगा। देन लास्ट है आपको मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। आपको बहुत बेसिक लेक्चर सेल पढ़ाते वक्त ही मैंने पढ़ाया था कि हार्मोन्स जो है वो प्राइमरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है या सेकेंडरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, रिप्लाई करना जरा। हार्मोन्स आर प्राइमरी और सेकेंडरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। सेल साइकिल के टाइम में भी ये बात आई थी, अभी कुछ दिन पहले भी ये बात आई थी, नर्वस सिस्टम में जब हम आपको पढ़ा रहे थे तब भी ये बात आई थी। प्राइमरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है बेटा हार्मोन, सेकेंडरी सिग्नलिंग मॉलिक्यूल में जैसे आपने साइक्लिक एएमपी पढ़ा है ना, जो सेल के अंदर सिग्नल को ले जा रहा है और डीएनए तक ले जाएगा, दैट इज सेकेंडरी, और जो ब्लड में ट्रांसपोर्ट होके आ रहा है वो है प्राइमरी, ठीक। तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन में आपको यही देखना होगा कि जैसे कुछ मैकेनिज्म ऐसी है जो रिसेप्टर्स के थ्रू अंदर ट्रांसपोर्ट करके आ रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि रिसेप्टर पे सिग्नल दे दिया और रिसीव किया किसी ने और अंदर उसकी प्रोसेस हो रही है, कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट डीएनए तक जाना चाह रहे हैं, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक जाना चाह रहे हैं, तो उसमें आ जाते हैं स्टेरॉइडल हार्मोन, ठीक, ये हो जाते हैं पेप्टाइड हार्मोन, प्रोटीनेसियस नेचर के हार्मोन हो जाते हैं जो सिग्नल को मेम्ब्रेन पे देके फिर आगे प्रोसेस सेकेंडरी मॉलिक्यूल ले लेता है।
तो इस तरीके के कई सारे फंडामेंटल मैकेनिज्म देखेंगे हम लोग वन बाई वन। ओके, तो छोटा सा चैप्टर है, फिनिश हो जाएगा जल्दी, फिर भी हम इसका टेस्ट नहीं ले रहे हैं। अब एक टेस्ट है तुम्हारा 8 को और एक टेस्ट है आई थिंक शायद 22 को। 22 पता नहीं, याद नहीं आ रहा है, शायद 22 को एक नेक्स्ट टेस्ट होगा। तो उस टेस्ट में आप एंडोक्राइनोलॉजी, अभी मैं डिवाइड कर देती हूँ, तुम्हें बता दे रही हूँ। पूरा 90 क्वेश्चंस आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी से आएगा। 90 क्वेश्चंस ह्यूमन फिजियोलॉजी के रहेंगे, जिसमें से 35 क्वेश्चन एंडोक्राइन सिस्टम से रहेगा, क्योंकि इसका टेस्ट नहीं हुआ है। और ह्यूमन फिजियोलॉजी के फिर कितने बचे? 30 और 60 55 क्वेश्चन। ओके, इस तरीके से आपका रहेगा। नोट कर लेना इसको आज, फिर हम मैसेज भी कर देंगे आज ग्रुप में। तो एंडोक्राइन सिस्टम का कोई टेस्ट अभी फिलहाल अकेले नहीं होगा, छोटा सा चैप्टर है, आपको सिर्फ इसके एमसीक्यू सॉल्व करो, एक्स्ट्रा एमसीक्यू सॉल्व कर लेना, प्रिपरेशन कर लेना। और जब ये हम कंबाइंड टेस्ट लेंगे, आई थिंक ये 22 को है शायद, उस दिन हम जब कंबाइंड टेस्ट लेंगे तो आपके पूरे टोटल 7 चैप्टर से बहुत ही सेलेक्टेड और फाइन टेस्ट रहेगा। और इसका पीडीएफ भी सेव करके रखना। वहां से आपके 90 क्वेश्चंस आएंगे। 90 क्वेश्चंस में से 35 का वेटेज हम सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम को देंगे, क्योंकि इसका टेस्ट नहीं होगा। और अपकमिंग संडे को आपका टेस्ट पूरे 90 क्वेश्चंस न्यूरो सिस्टम से आ रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है। अब कहानी ये है कि व्हाई नीडेड एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम तो कोऑर्डिनेट ही कर रहा था और बहुत फास्ट कोऑर्डिनेट कर रहा है। तो बेटा आप अभी तक शायद आपने ये सोचा नहीं होगा नर्वस सिस्टम पढ़ते वक्त, कि मैंने कहीं पे आपको ये नहीं बताया कि नर्व की जो सप्लाई है वो सेल टू सेल। हमने नर्व की सप्लाई कैसे देखी कि मस्कुलर स्ट्रक्चर पे नर्व्स आ गया, आपकी पूरी ईयर की सप्लाई, ईयर में जो विजन बना उसको ऑप्टिक नर्व लेके जा रही है। लेकिन हमने ये नहीं बोला कि कोरैड तक, आपके हर जगह तक, हर सेल तक एक नर्व की सप्लाई है, ऐसा नेचर नहीं। ओके, मतलब नर्वस सिस्टम का रीच सेल टू सेल नहीं है। तो वो कौन सा सिस्टम है, ये तुम लोग मुझे बताओ, वो कौन सा सिस्टम है जिसमें सेल टू सेल रीचेबल हुआ है? वो सिस्टम सेल टू सेल पहुंचा हुआ है। टेल मी बेटा। अभी इतना सिस्टम पढ़े तुम लोग, इतने सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी का लास्ट चैप्टर आ गया, सोचो और बताओ मुझे कि कौन सा सिस्टम है जिसका सेल टू सेल रीच बना हुआ है, क्या कोऑर्डिनेटेड करा रहा है। क्या हो गया? कितना टफ क्वेश्चन पूछा मैंने, बताओ फटाफट। आशना, आयुष, पर्या, सोचो ना बेटा, बताओ ना। सेल टू सेल आप सप्लाई मेंटेन कर रहे हो, इतने सारे सिस्टम पढ़ लिए। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है सेल, उस तक कौन से सिस्टम ने रीच बना के रखी है? कश्मीरा, केतकी, यश, श्वेत, कुछ भी रिप्लाई करो, चलो सबका रिप्लाई चाहिए मुझे। अच्छा, बस बैठ जाते हो कथा सुनने तुम। रिप्लाई करो, कुछ भी रिप्लाई करो, कोई भी सिस्टम का नाम रिप्लाई करो। बट ये सोच के बताओ उसने सेल टू सेल कनेक्शन बनाया, सेल टू सेल वो पहुंच रहा है सिस्टम। सेलुलर सिस्टम कौन सा ऑर्गन सिस्टम है बेटा? ऑर्गन सिस्टम की बात कर रहे हैं ना। 11 ऑर्गन सिस्टम है बॉडी में, उसमें मैं बात कर रही हूँ बेटा। न्यूरल कोऑर्डिनेशन तो नहीं है, वो तो अभी मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि नर्वस सिस्टम की सप्लाई सेल टू सेल नहीं है। हर जगह आपने देखा कुछ सेलेक्टेड सेल्स है, जैसे देखो कहीं मैंने बेसमेंट मेम्ब्रेन में नर्व सप्लाई बताई आपको, हाँ, स्केला मीडिया में नर्व सप्लाई बताई थी, स्केला मतलब किसी बाहरी लेयर में हमने लैब्रिंथ में आपको कहीं पे नर्व सप्लाई बताई।
कोई हेयर सेल, कोई सेलेक्टेड सेल थी जिसके पास नर्व सप्लाई थी, वो सिग्नल को मेंटेन कर रहा था, वो पोटेंशियल जनरेट करने में हेल्प कर रहे हैं। अब मैं पढ़ाऊंगी नहीं अगर आज तुम लोगों ने आंसर नहीं दिया, सच बता रही, और हिंट भी नहीं देंगे। सिंपल सी जितनी बातें बता रहे उतने में ही समझ में आना चाहिए। सेल, सेल के पास है, सेल से बन रहा है टिश्यू, टिश्यू से बन रहा है ऑर्गन, सेल को बोल रहे हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। उस सेल की फंक्शनिंग के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी, और उस तक वो चीजें, सब चीजें को एक कोऑर्डिनेटेड वे में जो चल रहा है उसमें कौन सा सिस्टम रोल प्ले कर। सोचो, बताओ। सिग्नलिंग कोई सिस्टम ही नहीं है मनाली, मैं ऑर्गन सिस्टम की बात कर रही हूँ ना। ऑर्गन सिस्टम हम लोग के बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा, आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, आपने क्या क्या पढ़ लिया और क्या पढ़ा, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। इसमें कौन सा, हाँ पृथ्वी एक मिनट बात करते हैं, तो कौन सा सिस्टम ऐसा है जो कि सेल टू सेल रीच बना सकता है? नर्वस सिस्टम तो है नहीं, तभी तो हम इस सिस्टम को लाना चाहते हैं, तभी हम इस सिस्टम की हेल्प लेंगे। अब तो बता दो, नर्वस सिस्टम नहीं है सेल टू सेल। एंडोक्राइन सिस्टम किसी और सिस्टम के हेल्प से पहुंचेगा, वो सिस्टम कौन सा है अब बताओ। एंडोक्राइन सिस्टम भी सेल टू सेल अपने टारगेट साइट पे वर्क करता है, पूरी बॉडी में वर्क नहीं कर रहा है, मतलब बॉडी में कर रहा है लेकिन टारगेटेड। सर्कुलेटरी सिस्टम बाबा, हाँ पृथ्वी करेक्ट है तुम। सर्कुलेटरी सिस्टम, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, क्या कहें हम तुम लोगों को। ऑक्सीजन आ रहा है, इससे आ रहा है, ठीक है, फूड आया इससे आया। अब हम कह रहे हैं हार्मोन आ रहा है, वो भी इसी सिस्टम का हेल्प ले रहा है, क्योंकि नर्व्स की सप्लाई सेल टू सेल नहीं है, तो एंडोक्राइन सिस्टम ने हेल्प ले ली सर्कुलेटरी सिस्टम की। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी रीच में है, ये सेल तक रीच में है विद द हेल्प ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। लिम्फ का बनना देखा था, तो लिम्फ तो लिम्फेटिक वेसल्स की तरफ चला गया, फिर भी इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन रहा है जो वाटर और मॉलिक्यूल्स को ट्रैवल करा रहा है ब्लड से बाहर, बाहर से फिर सेल, तो सर्कुलेटरी सिस्टम से इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, एंड इंटरस्टिशियल फ्लूइड से सेल में, ये ट्रांसपोर्टेशन की मैकेनिज्म है। तो मैं क्या कह रही हूँ, एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चैप्टर का कोर समझना है अभी तक, ठीक है। तो अगर दिमाग नहीं भी चला है तो भी कोई बात नहीं, अभी चलो। चैप्टर का कोर यह है कि नर्वस सिस्टम सेल टू सेल रीच किस सिस्टम के थ्रू हो सकता है। इंटरस्टिशियल फ्लूइड अगर मैंने बोल दिया होता तो तुम पकड़ ले। अब तुम्हें यही तो सोचना था कि सेल टू सेल कौन पहुंच रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऑक्सीजन सेल टू सेल पहुंच रहा है, लेकिन वो हेल्प तो ले रहा है सर्कुलेटरी की, तो सेल टू सेल रीच किसने बना रखा है, सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम अपना सारा वेस्टेज को ले रहा है, उसका तो एक पूरा यूनिट ही अलग है, वो कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट जो सब सारे सिस्टम्स को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज ब्लड। ओके, तो एंडोक्राइन सिस्टम इवोल्यूशन में कैसे इवॉल्व हुआ होगा, क्यों इवॉल्व हुआ होगा? जब नर्वस कोऑर्डिनेशन सेल टू सेल नहीं हो पा रहा है, सेल टू सेल तक कोई चीज के नर्व्स की सप्लाई, आप इस तरीके से समझो कि आपको वायर्स बिछाना है, तो उस वायर की कॉस्ट आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन कोई चीज सिग्नल के थ्रू, कोई मॉलिक्यूल अपने आप ही ट्रेवल कर जा रहा है ऑलरेडी किसी वायर के अंदर, तो आपके बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, आपके बॉडी में बहुत सारी वेसल्स प्रेजेंट है। अब आपने क्या करना है कि सिर्फ उस केमिकल को सिंथेसाइज कर दिया और ब्लड में ट्रांसपोर्ट कर दिया।
अब उसको नर्व्स की तरह सप्लाई की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से आपने पूरा नर्वस सिस्टम देखा सीएनएस और पीएनएस को, और आपने बहुत सारा नर्व्स का सप्लाई देखा, वो सेल तक जा ही नहीं पा रही थी। उसी तरीके से अगर आप एंडोक्राइन का एक सिस्टम बनाओगे तो उसकी अपनी एक सिस्टम हो जाती फिर पूरी। तो वो चीज नहीं हुआ है इवोल्यूशन में। एंडोक्राइन सिस्टम ने हेल्प ले ली ऑलरेडी बने हुए सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, और केमिकल बना के उसमें ट्रांसफर कर दिया। अब नाउ ये केमिकल ट्रांसपोर्ट हो रहा है और इसकी टेंडेंसी है कि ये अपने टारगेट साइट पे जाके, अपने टारगेटेड ऑर्गन पे जाके हिट करेगा, और उससे जो भी उसका फंक्शन है या हार्मोन का सिक्रीशन, दूसरा हार्मोन सिक्रीट कराना है, उस हार्मोन को वो प्रोड्यूस करेगा। इज इट क्लियर? एक ओवरव्यू क्लियर हुआ? अब दोनों सिस्टम का कंपैरिजन क्या होता है? नर्वस सिस्टम फास्ट एक्टिवेटेड है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होता है वहां पे, यहाँ पे केमिकल रेगुलेशन है, ठीक है, स्लो रिस्पॉन्स है, टाइम के साथ रिस्पॉन्स है। जैसे आप अपने बॉडी में चेंजेस देख रहे हो, ठीक है, एक बच्चा एडल्ट टीनेजर तक आ रहा है, एडल्ट हो रहा है, तो उसकी बॉडी में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो रहे हैं, ठीक। तो पूरे दोनों ही सिस्टम कोऑर्डिनेटेड वे में ह्यूमन फिजियोलॉजी को मेंटेन करते हैं, फंक्शन ऑफ बॉडी को मेंटेन करते हैं, बट दोनों के अपने अपने इंपॉर्टेंस है। अगर आपसे पूछा जाता है सेल टू सेल विच किस कोऑर्डिनेशन सिस्टम ने बना रखी है, दैट इज एंडोक्राइन सिस्टम। चलो अब वापस आते हैं। You have already learned, एनसीईआरटी की लाइन है, that the neural system provides a point-to-point rapid coordination among organs। ध्यान रखना, ऑर्गन्स के बीच में। द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट बट शॉर्ट लिव। जब तक इलेक्ट्रिक इम्पल्स चल रहा है तो उससे न्यूरल कोऑर्डिनेशन हुआ और एक शॉर्ट टाइम के लिए हो। क्लियर? आपने प्रोसेस कर दिया और न्यूरल सिस्टम का वो वाला जोन खत्म हो गया। फिर से दोबारा इम्पल्स आएगा, दोबारा आपको प्रोसेस कर सकते हो, लेकिन एक बार में वो क्या हो गया, एकदम शॉर्ट लिव, फास्ट एंड शॉर्ट लिव। एज द नर्व, कल हम टेबल दे देंगे तुम्हें, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम का कंपैरेटिव टेबल। As the nerve fibers do not intervene all cells। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो अभी तक हम बातें कर रहे थे तुम लोगों से। As the nerve fibers do not intervene, innervate हर सेल तक नहीं जा सकती है, all cells of the body and the cellular functions need to be continuously regulated। रेगुलेशन हमें करना है, क्लियर, हमें रेगुलेशन मेंटेन करना है सेल का। तो उस प्रोसेस में क्या हुआ, अ स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड। रेगुलेशन चाहिए तो उसको एक स्पेशल टाइप का कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चाहिए कि कोऑर्डिनेटेड वे में भी फंक्शन हो और कोई उसके साथ इंटीग्रेट करके भी रखे। दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द हार्मोन्स, दैट्स व्हाई जो फॉर्मेशन हुआ हार्मोन का वो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ। अब हार्मोन्स क्या है, सिंपली ये केमिकल के फॉर्म का है, इनको कोई डक्ट भी नहीं। अब सिर्फ तुम लोग रट लोगे कि ये डक्टलेस हैं और एंजाइम्स जो हैं डक्ट वाले हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड। रीजन क्या है, अगर फिर से डक्ट बनानी पड़ेगी और सेल टू सेल पहुंचाना होगा तो एक सिस्टम और खड़ा होगा, एक ट्रैक और बॉडी में खड़ा हो जाता और उसमें अलग केमिकल जा रहा है। यही तो होता है। जस्ट सपोज इमेजिन करो, जैसे लिम्फेटिक कैपिलरी सिस्टम है, लिम्फेटिक वेसल सिस्टम है, जैसे सर्कुलेटरी वेसल सिस्टम है, उसी तरीके से एक फ्लो में केमिकल जा रहा है, तो आप क्या एक सिस्टम और खड़ा कर देते हैं। फिर एंडोक्राइन वेसल्स होती, एंडोक्राइन सिस्टम की वेसल्स होती, डक्ट होती। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इस सिस्टम में क्या हुआ, इस सिस्टम ने डक्ट नहीं बनाया, डायरेक्ट ब्लड में सप्लाई किया। तो दैट्स व्हाई हम इनको क्या बोलते हैं, डक्टलेस ग्लैंड। कोई डक्ट नहीं, सेल से सिक्रीट हुआ और डायरेक्ट कहाँ जा सकता है, फिर इंटरस्टिशियल टिश्यू, इंटरस्टिशियल टिश्यू से ब्लड। तो सबसे क्लोजली रिलेटेड कौन सा सिस्टम है, दैट इज ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई कहाँ से जा रही है, यही सोच के होते तो याद आ जाते तुम लोग, इसलिए मैं बोल रही थी, मैं सारा नाम नहीं लूंगी। चलो कोई बात नहीं, अभी देखो, द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम ज्वाइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजी फंक्शन इन द बॉडी। सेंटेंस में क्वेश्चन है और समझ में इतना आ ही रहा होगा कि दोनों ही कोऑर्डिनेट कर रही हैं, दोनों ही रेगुलेट कर रही हैं और ज्वाइंटली कर रही हैं, अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन जब ये ओवरऑल वर्क करती हैं तभी एक बॉडी में ग्रोथ होता है, एक बॉडी
में डेवलपमेंट होता है, एक बॉडी में ब्रेन भी डेवलप हो रहा है, वो भी कहीं ना कहीं हार्मोन सिस्टम से रिलेटेड डेवलपमेंट को शो कर। ओके, नाउ अगर आप ह्यूमन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो, चलो इस पे बाद में आते हैं। अभी एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स की बात करते हैं, जो फर्स्ट हेडिंग दिया हुआ है, दैट इज रिलेटेड टू कि ये कैसी ग्लैंड है और हार्मोन का नेचर क्या है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स लैक डक्ट्स एंड आर हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, डक्टलेस ग्लैंड ब्रैकेट में लिखो, डायरेक्ट ट्रांसफर द secretion टू ब्लड, कैपिलरीज में ट्रांसपोर्ट होके फ्यूज कर जाएगा, ओके, ट्रैवल कर जाएगा, फिर ब्लड में तो अपने हिसाब से ट्रैवल करता रहेगा। इतना तो पढ़ लिया आपने, एडीएच पढ़ा, एएनपी पढ़ा, क्लियर, रेनिन पढ़ा, सभी ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, गैस्ट्रिन पढ़ा था, और क्या पढ़ा था, पैंक्रियाटिक हार्मोन, लीवर के हार्मोन बताओ, लीवर का हार्मोन बताओ, लीवर में क्या हार्मोन पढ़ाया था मैंने? कोसिस्टोकाइनिन याद है, ग्लूकेगॉन याद है, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, पैंक्रियाज से रिलेटेड। ठीक है, तो वो सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हो, वो सभी कैसे, हाँ ठीक है, तो ये सभी चीजें कैसे वर्क कर रही है? ये सभी चीजें ऐसे ही वर्क कर रही है कि सिक्रीट हुई, कैपिलरीज में फ्यूज हुई, और फिर अपने टारगेट साइट पे पहुंच के इन्होंने फंक्शन किया। तो दे आर डक्टलेस ग्लैंड। पैंक्रियाटिक जूस के लिए आप देख रहे थे कि डक्ट था, लेकिन पैंक्रियाटिक हार्मोन के लिए आप नहीं देख रहे थे कि इंसुलिन के लिए वहां पे डक्ट है, वो डायरेक्ट ब्लड में जा रही थी। Their secretion are called collectively, हम इनको क्या बोल रहे हैं, hormones. The classical definition of, अब ये important है दोनों, classical definition and modified definition of hormone as a chemical produced by endocrine gland and released into the blood and transported to a distantly located target organ. इसको क्या बोल रहे हैं, हार्मोन। ओके, अब देखो यहाँ पे केमिकल का नेचर नहीं दिया हुआ है। क्लासिकल डेफिनेशन में केमिकल तो बहुत सारे रिलीज होते हैं बेटा, ठीक है, केमिकल तो कई तरीके के केमिकल फॉर्म हो सकते हैं, पूरा इम्यून सिस्टम के जो केमिकल्स हैं वो भी फॉर्म होते हैं और ब्लड में आते हैं। ठीक, तो आप यहाँ पे ध्यान देना, ये क्लासिकल डेफिनेशन है। नाउ हैज करेंट साइंटिफिक डेफिनेशन एज फॉलोज, और आज की साइंटिफिक डेफिनेशन ये है, हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। क्लियर, जैसे आपका ब्लड के थ्रू ही आपके न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल्स जो डाइजेस्ट हुए, जो एब्जॉर्ब हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो भी ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, तो वो क्या हो गए, न्यूट्रिएंट, वो भी ब्लड से ट्रांसपोर्ट करके सेल तक पहुंचेंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से होते हुए सेल तक पहुंचेंगे, तो वो भी तो केमिकल ही हो गए बेटा। दे आर ऑल आर द बायोमोलिक्यूल्स, पढ़ा हुआ है हमने, केमिकल नेचर है, बायोकेमिस्ट्री है वहां पे। तो स्पेसिफिकली आप उनसे इसको डिस्टिंग्विश करो। Hormones are non-nutrient chemicals which act as, अब एक्टिंग भी इनका ध्यान में रखना है, क्या इनका फंक्शन क्या है, which act as intercellular messenger, intercellular messenger, ठीक है, सेल के बीच में मैसेंजर की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो वही तो हो रहा है, हर सेल तक ही तो हमें कनेक्शन बनाना था, हर सेल तक हम रीच में पहुंचना चाह रहे थे, क्योंकि नर्वस सिस्टम नहीं था रीच में। तो जो सिस्टम डेवलप हुआ, दैट इज द केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम, जिसको आप क्या बोल रहे हो, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एंड आर प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। अब ट्रेस अमाउंट से याद करो, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट में ट्रेस अमाउंट था उनका, क्लियर, टॉक्सिक इफेक्ट था, जो बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट हो रहे हैं। एक तो ट्रेसर एलिमेंट कि ट्रेस हम जिससे रेडियो लेवल कर दिया और ट्रेसिंग कर दी, दूसरा ट्रेस अमाउंट मतलब बहुत कम अमाउंट में सिक्रीट हो रहा है लेकिन अपना फंक्शन कर रहा है। ओके बच्चा, तो ट्रेस अमाउंट क्या होंगे, जो भी चीज ट्रेस अमाउंट में होता है, जो भी चीज कम अमाउंट में सिक्रीट करता है, इट मीन्स कि वो बहुत कम कंसंट्रेशन में फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो अब बताओ मेरे को, फिर से हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन,
लॉजिकली बताओ कि जो यहाँ पे सिक्रीशन लेवल अगर बढ़ेगा तो ये कैसे वर्क करेंगे? वो टॉक्सिक इफेक्ट करेंगे या स्टिल उनका काम ज्यादा चलता रहेगा और उससे फायदा रहेगा? टॉक्सिक रहेगा, ठीक है, ऑब्वियसली। तो इसके लिए कौन सी मैकेनिज्म आएगी? उनका कंसंट्रेशन हाई है और सिंथेसिस को हमें रोकना हो, तो कैसी मैकेनिज्म होती है ये? स्टिमुलेटरी, इनहिबिटरी? इनहिबिटरी होगी तो कैसी होगी? चलो इनहिबिटरी होगी, ये मैंने बता दिया। बताओ, सिक्रेशन हाई है, देन कैसे उसको स्टॉप करें? फीडबैक मैकेनिज्म, कई बार बोला है ना, फीडबैक, इनहिबिशन, सब पढ़ाया हुआ है बेटा तुम लोग को बायोमोलिक्यूल में, फीडबैक, क्लियर? तो एंडोक्राइन सिस्टम जो वर्क करता है, अब ध्यान से सुनो तो हम कंक्लूड कर रहे हैं यहाँ पे। एंडोक्राइन सिस्टम जो वर्क करता है, दैट ऑलरेडी इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है और इसका एक निगेटिव कंट्रोल भी होता है। मतलब ये स्टिमुलेटरी भी रहेगा एंड इनहिबिटरी भी रहेगा। और इनहिबिटरी ये खुद से, मतलब फीडबैक इनहिबिशन से इनहिबिट करेगा अपने ही सिंथेसिस को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो ये है टेक्निकल डेफिनेशन कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं होती है इनकी, आप इनसे किलो कैलोरी एनर्जी नहीं निकाल सकते हो कोई भी। दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल सिंथेसाइज्ड बाय द डक्टलेस ग्लैंड्स, ठीक, which act as intercellular messenger, सेल टू सेल मैसेंजर के बीच में, सेल के अंदर इंटरनल ये मैसेंजर, मतलब इंट्रासेलुलर मैसेंजर नहीं होंगे, ये सिंथेसाइज होके ट्रैवल करेंगे एंड सेल टू सेल मैसेज को ट्रांसपोर्ट करा रहे, मतलब एक टारगेट सेल है, एक सिंथेटिक सेल है या इनिशिएटर सेल। तो इनिशिएटर सेल से टारगेट सेल तक जो ट्रैवल हुआ, दैट इज इंटरसेलुलर ट्रैवल एंड आर प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, और बहुत ही लो अमाउंट में ये प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्योंकि ट्रेस अमाउंट में है, टारगेट साइड है, तो न्यूरल सिस्टम कैसा था? फास्ट एंड शॉर्ट लिव। ये कैसा है? ये लॉन्ग टाइम में एक्शन देने वाला है। ये ऐसा नहीं है कि आपका सरफेस से हाथ टच हुआ और वो हॉट सरफेस था और वहां पे एंडोक्राइन सिस्टम आएगा और आपके हाथ को हटवाएगा, उसके लिए आपका नर्वस सिस्टम फास्ट एक्शन, क्यों? लेकिन आपके बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, आपका फंक्शन, आपका थायराइड ग्लैंड वर्क कर रहा है, आपकी बॉडी का ग्रोथ बढ़ रहा है, ठीक है, आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स में चेंजेस आ रहे हैं, आप रिप्रोडक्शन की एज तक पहुंच चुके हो, आपकी बॉडी रिप्रोडक्टिव हो चुकी है, उस सभी फेज में जो वर्क किया है, एक टाइम से, एक लॉन्ग टाइम में वर्क किया है, वो सिस्टम नर्वस सिस्टम नहीं है। वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम है, ओके। और यहाँ पे सेल टू सेल रीच रहेगा। इज इट क्लियर? एनसीईआरटी थी, मार्क हो गई। ओके, वेरी गुड। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? ठीक है। द न्यू डेफिनेशंस कवर्स अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल। वेरी गुड बेटा, मार्क करके रखो। क्वेश्चंस कैसे पुट होंगे? देखो एक ही पैराग्राफ हुआ अभी तक, लेकिन उसके क्वेश्चंस बन सकते, बनते हैं। तो आपको बहुत अटेंटिव, ट्रिकी क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ। एंडोक्राइन और न्यूरल में आपको घुमा देगा, ठीक है। नाउ देखो, द न्यू डेफिनेशन कवर्स अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ऐसा केमिकल कोऑर्डिनेशन जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से, ऐसा केमिकल जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है एंड ट्रेवल कर रहा है, अपने टारगेट साइट तक जा रहा है, उसको आप क्या कह रहे हो? हॉर्मोन्स, क्लियर? अब एक कंपैरेटिव, अगेन एनिमल किंगडम से बहुत ज्यादा तो नहीं आपको पढ़ना है, फिर भी इनवर्टिब्रेटा में कैसा है और वर्टिब्रेटा में कैसा है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इन इनवर्टिब्रेट्स पॉजेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम। अब लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, तो आपका जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, उसी तरीके से एंडोक्राइन सिस्टम भी कॉम्प्लेक्स हुआ। तो इनवर्टिब्रेट्स में बहुत ही नॉमिनल टाइप का, जैसे आपने एक एग्जांपल ले लो, मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। इंसेक्टा में जो लार्वा का प्रोडक्शन, जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट था, वो भी कैसे कंट्रोल हो रहा है? हार्मोन से कंट्रोल हो रहा है। एम्फीबियंस में कंट्रोल हो रहा है कैसे?
हार्मोन से कंट्रोल हो रहा है, लेकिन दे आर वेरी मच सिंपलर देन अवर्स। अपने एंडोक्राइन सिस्टम से वो बहुत ही सिंपल टाइप का कोऑर्डिनेशन सिस्टम है उनका। तो invertebrate possess very simple endocrine system with few hormones, whereas a large number of chemicals act as hormones and provide coordination in the vertebrates. तो सिंपल सी चीज आपको यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि एंडोक्राइन सिस्टम जो इन्वर्टिब्रेटेड होगा, इन्वर्टिब्रेट का होगा, वो बहुत ही फ्यू हार्मोन्स उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे। आप इसको ब्रैकेट में इंसेक्ट की मेटामॉर्फोसिस लिख लोगे तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। लार्वल डेवलपमेंट लिख लो। द ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड है, और जब वर्टिब्रेट का आप पढ़ रहे हो तो क्यों नहीं अपना। तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम इंक्रीज विद द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज। दैट्स वाई सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज कौन सा है? मैमल ही है। मैमल सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, तो सबसे कॉम्प्लिकेटेड एंडोक्राइन सिस्टम किसका है? मैमल्स का है। इज इट क्लियर बेटा? ओके अब ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम में हम देख रहे हैं यहाँ पे इमेज दिया हुआ है, एक मेल का एक फीमेल का दिया हुआ है। इट मीन्स कि हाँ हार्मोन्स लेवल पे डिफरेंस है दोनों के बीच में। पहली चीज तो ये। नर्वस लेवल पे मैंने कुछ ऐसा मेल और फीमेल नहीं बताया, आपको ध्यान रखना। रेस्पिरेटरी लेवल पे मैंने कोई मेल एंड फीमेल नहीं मेंशन किया है। हाँ ऑर्गन की साइज जहाँ पे बताई है दैट इज डिफरेंट मैटर, कि हार्ट की साइज कैसी है, टेस्टिस की किडनी की साइज कैसी है, दैट इज डिफरेंट मैटर। बट स्ट्रक्चर ऑर्गन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कोई डिफरेंस की बात नहीं की हुई है। ह्यूमन मतलब ह्यूमन, समझ रहे हो ना? बहुत छोटी सी बात है, मिस हो जाती है, ध्यान देना, ठीक है। रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों का कॉमन है, सर्कुलेटरी सिस्टम कॉमन है, लिम्फेटिक सिस्टम कॉमन है, बट रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है। एंडोक्राइन सिस्टम में भी डिफरेंस विद द रिस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स, वहां पे डिफरेंस आ जाता है। ओके बच्चा, ठीक है। तो आपके यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हॉर्मोन्स के ग्लैंड को मेंशन किया गया है, जिसमें ब्रेन वाले पार्ट में आपके क्या क्या आ जाते हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस एंड पीनियल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड, ठीक है। और हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, आपने पढ़ा है। तो कभी कभी क्या होता है हाइपोथैलेमस को मेंशन नहीं किया जाता है, क्योंकि हाइपोथैलेमस का हार्मोन पिट्यूटरी के थ्रू एक्शन करता है। बट आपको ध्यान रखना है कि हाइपोथैलेमस भी इन्वॉल्व, क्योंकि एनसीईआरटी में पहला स्टार्टिंग ही हाइपोथैलेमस से। तो हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड। नाउ आपको पता है मास्टर ग्लैंड, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। ओके बच्चा, क्लियर? तो मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड इज पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड क्वेश्चन आता है, जीके का क्वेश्चन है। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, तो मास्टर ग्लैंड कौन सी है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसकी मास्टर मतलब बॉस का बॉस, दैट इज हाइपोथैलेमस। सीक्वेंस समझ में आ गया? बाकी बातें करेंगे जब एक एक को अलग अलग पढ़ेंगे। फिर आपको यहाँ पे पीनियल ग्लैंड दिख रही है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड, दे आर प्रेजेंट इन ब्रेन which relate with the chemical coordination system और endocrine system। ओके अब बैक साइड में आते हैं, तो आपके नेक के पास आपने थायराइड पढ़ा है मैंने, ठीक है। हाइड्रोन पढ़ा था, वहां पे मैंने बताया था थायराइडल मेम्ब्रेन बताया था, ठीक है। थायराइड का कार्टिलेजनस के बारे में बात की तो मतलब वहां पे एक मेम्ब्रेनस है जिससे वो अटैच्ड होगा, तो वही स्ट्रक्चर है वहां पे। स्ट्रक्चर क्या प्रेजेंट है? थायराइड, ठीक है। तो अब आपको ये जो देखेंगे इनको भी डिटेल में, जो आपको येलो वाला पोर्शन दिख रहा है दैट इज थायराइड। और थायराइड के ही पास, थायराइड पे ही पैराथायराइड है, दोनों डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड है। तो थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड कॉमन इन बोथ मेल एंड फीमेल, ठीक है। फिर अभी एडिशनल की बात नहीं कर रहे, मतलब लीवर की बात नहीं कर रहे। पैंक्रियाज में है हार्मोन, चलो यहाँ पे दे दिया कोई बात नहीं। लीवर भी प्रोड्यूस कर रहा है, हार्ट भी कुछ हार्मोन एएनपी को प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो कुछ स्ट्रक्चर्स तो ऐसे हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में भी हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो भी ध्यान में रखना है आपको। स्टमक के अंदर हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे थे, नाम आप भेजोगे इसलिए मैं नाम नहीं दे रही हूँ।
तो गैस्ट्रिन वगैरह एक नाम बता देते हैं। गैस्ट्रिन जैसे आपको बताया था, तो वो लोकल एंडोक्राइन सिस्टम के वहां पे प्रोड्यूस हो रहे थे और वहीं पे फंक्शन ठीक है। फिर आप देख रहे हो और नीचे आए तो थायराइड हो गया, थाइमस ग्लैंड भी होनी चाहिए, यहाँ पे इस इमेज में दिया नहीं है, थाइमस ग्लैंड आएगी, दिस वन इज थाइमस ग्लैंड। ठीक, अभी देखते हैं और आगे। थाइमस ग्लैंड जो इम्यून सिस्टम के साथ रिलेटेड है एंड रिकर्सिव ग्रोथ को शो करती है, मतलब जब छोटा होगा यंग होगा तो उसकी साइज ज्यादा होगी और जैसे जैसे आप ग्रो कर रहे हो ओल्डर होते जा रहे हो थायराइड ग्लैंड रिड्यूस होती जाती है। दैट्स व्हाई एट ओल्ड एज जो कहते हैं कि आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो गया है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाली ग्लैंड का ही जो ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड, उसका रिकर्सिव ग्रोथ होता है, मतलब वो रिड्यूस हो रही है साइज में, रिड्यूस हुई है साइज में तो ऑब्वियसली उससे जो सिक्रीट हो रहा था वो चीज अब कम सिक्रीट होगा तो वो कम फंक्शनिंग हो जाएगा। दैट्स व्हाई इम्यून इम्यून ओल्डर पर्सन की इम्यूनिटी होती है वो डाउन हो जाती है। देन एड्रिनल ग्लैंड, अच्छे से वाकिफ हो, एड रीनल, रीनल के ऊपर रीनल पे ऐड किया एड्रिनल ग्लैंड। पैंक्रियास दिया हुआ है, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा हुआ था। देन रिप्रोडक्टिव पोर्शन का आ जाएगा ओवरी एंड टेस्टिस, ठीक है। इसका हार्मोन सिस्टम ओवरी एंड टेस्टिस बहुत शॉर्ट में यहाँ पे देखेंगे और पूरा, क्योंकि जैसे जब आप प्राइमरी सेक्स ऑर्गन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पढ़ोगे, डेवलपमेंट पढ़ोगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ोगे, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन पढ़ोगे, ठीक है, और आप फर्टिलाइजेशन पढ़ोगे, आप उसका प्लेसेंटा में मतलब बेबी का गैस्ट्रेशन पीरियड पढ़ोगे, तो देन यू विल रिलेट कि सभी कुछ वहां पे जो मोस्टली कंट्रोल्ड है दैट इज अंडर द हार्मोनल कंट्रोल। स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ोगे, oogenesis पढ़ोगे, क्लियर, ओवुलेशन पढ़ोगे। तो हार्मोन सिस्टम का एक रिप्रोडक्टिव वाला पोर्शन पूरा आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम में चलेगा, बट यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में नेम वगैरह मेंशन जाए। तो ये तो आपको पढ़ने हैं डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स और जिनसे सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स और उनके फंक्शन। ठीक है, अब एनसीईआरटी में एक इमेज है जो क्वेश्चन में आएगा, उसको देख लेते हैं और एनसीईआरटी की लाइंस देख लेते हैं। पहले इमेज की बात करते हैं। लेवल ध्यान रखना है, अगेन वही चीज कि क्वेश्चन यहीं से आएगा और आया भी हुआ है, पीवाईक्यूज में आया हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे इसने एक ह्यूमन बना के दो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को दिखा दिया, आपको क्लियरली ध्यान रखना है, ये फीमेल है ये मेल है। तो हाइपोथैलेमस, पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड एंड पैराथायराइड, थाइमस, थाइमस, पैंक्रियास, एड्रिनल, टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल, ये सभी क्या है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड, प्राइमरी एंडोक्राइन ग्लैंड कह सकते हो आप, मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि कंट्रोल एंडोक्राइन सिक्रीशन करती है एंड बहुत मेजर रोल जो आपका पूरा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रहा है दैट आर कंट्रोल्ड बाय द, एक जो कहते हैं ना विद इन टाइम लाइन, एक बहुत टाइम के साथ डेवलपमेंट हो रहा है, वो अंडर द कंट्रोल ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम है। ओके, इसलिए बहुत सारे डिसऑर्डर्स होते हैं जो हार्मोन बेस्ड डिसऑर्डर हैं, अभी आजकल कॉमन हो गया है थायराइड का होना, बहुत सारी फीमेल है जो थायराइड सफर है, सुबह सुबह उठते एक टैबलेट लेना पड़ता है, फिर पूरी लाइफ लेते रहो, तो थायराइड, हाइपर थायराइड, हाइपोथायराइड हो जाता है उसमें। तो करेंगे वन बाय वन अपन सबकी बात। अभी आपको ये ओवरव्यू क्लियर हुआ, सेट है माइंड में। सिंपल सी बात, हमारे पास कुछ ग्लैंड्स हैं जो कि हार्मोन को प्रोड्यूस कर रही हैं एंड हार्मोन्स ब्लड में जा रहे हैं एंड ब्लड से वो अपने टारगेट साइट पे ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, क्लियर है? चलो, अब एनसीईआरटी का सेकंड टॉपिक देखो, ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। The endocrine glands and hormone producing diffuse tissue cells located in different parts of our body constitute the endocrine system. एक सेल से भी हो सकता है, एक सेल से भी सिक्रीट हो सकता है, एक नंबर ऑफ टिश्यू से भी, नंबर ऑफ सेल से भी सिक्रीट हो सकता है, एक नंबर ऑफ सेल तक भी पहुंच सकता है, मतलब एक टिश्यू तक भी पहुंच सकता है और किसी स्पेसिफिक सेल तक भी पहुंच सकता है। ये हार्मोन जैसे स्टेरॉयडल हो जाते हैं। So the endocrine glands and hormone producing diffuse tissue cells located in different part of our body constitute the endocrine system. ग्लैंड की बात कर रहे हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट में प्रेजेंट है और वो डिफरेंट डिफरेंट ग्लैंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट है।
पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैंक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनेड्स। ठीक है, एक साथ में अगर आपको बोलना है तो आ जाता है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, गोनेड्स, जो गोनेड्स पे वर्क करेंगे, सेक्स ऑर्गन पे वर्क करेंगे। ठीक है, वहां पे हम बताएंगे कि दीज आर द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जहाँ पे जो ऑर्गन इन्वॉल्व है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट एंड मेल गैमेट, वो क्या हो जाते हैं आपके प्राइमरी। तो वो साइट है फॉर्मेशन का ओवरी एंड टेस्टिस। ठीक है, फीमेल का फॉर्मेशन ओवरी में, गैमेट का फॉर्मेशन ओवरी में, और यहाँ पे टेस्टिस में फॉर्मेशन होता है। दैट्स वाई आपको ध्यान रखना है यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है दे आर डिवाइडेड इनटू प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। बाकी जो भी है जैसे यूट्रस हुआ, फैलोपियन ट्यूब हुआ, वो एसेसरी की तरह वर्क कर रहा है, वो पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाने में रोल प्ले करता है। जैसे हमने एलिमेंट्री कैनाल देखा, डाइजेस्टिव सिस्टम की मेन कैनाल, लेकिन जब आप लीवर की बात किया, आप गॉल ब्लैडर की बात किया, आप पैंक्रियास की बात किया, तो दे आर एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन। उसी तरीके से रिप्रोडक्टिव में आ जाता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। खैर करते हैं वहां पे डिस्कस। आर द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडीज इन अवर बॉडी, इमेज देख लिया हमने। इन एडिशन टू दिस सम अदर ऑर्गन्स, अब ये आपको मार्क करने और इनके हार्मोन आपको भेजने, क्योंकि मैंने सब पढ़ा दिया। नोट्स देखना, कोई एक एक हार्मोन नहीं भेजेगा, जितने हार्मोन मैंने पढ़ाए हुए हैं वो वहां से आप नोट डाउन करके नेम ऑफ हार्मोन बताओगे कि लीवर से कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, किडनी से कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, हार्ट से कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है, और जीआईटी से कौन सा प्रोड्यूस हो रहा है। दे ऑल्सो प्रोड्यूस हार्मोन। Clear? A brief amount of the structure and function of all major endocrine glands and hypothalamus। ठीक है, देखो यहाँ पे भी अगेन हाइपोथैलेमस क्यों अलग लिखा है बेटा, क्योंकि आपने इसको ब्रेन के पार्ट में पढ़ा है। क्लियर, मिड ब्रेन में हाइपोथैलेमस प्रेजेंट है ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन। इज इट क्लियर? इतनी बात हो गई समझ में? तो अगर आपको यहाँ पे अगर हम सिर्फ हाइपोथैलेमस की बात करें तो आप हाइपोथैलेमस के लिए ये भी कह सकते हो कि वो ऑर्गन, वो सिस्टम, वो पार्ट जो कि नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन बना रहा है, तो दैट इज हाइपोथैलेमस। और इसीलिए उसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहा गया। क्लियर, मतलब मास्टर ग्लैंड। अब जो बाकी आपने पिट्यूटरी ग्लैंड के अलावा देखा, पीनियल ग्लैंड, ओवरी, गोनेड्स का देखा, थाइमस का देखा, थायराइड का देखा, वो सभी क्या है, अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड का कंट्रोल किसके पास है, हाइपोथैलेमस के पास, तो मास्टर के पास है। ओके, अब ब्रेन में सबसे पहले हम अपर साइड से स्टार्ट करते हैं, तो ब्रेन वाली ग्लैंड से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको जो देखना है दैट इज हाइपोथैलेमस, बिकॉज इट इज द पार्ट विच मेंटेन द कनेक्शन बिटवीन द न्यूरल एंड एंडोक्राइन सिस्टम। ओके बच्चा, इसके पहले मैं एक इमेज दिखाती हूँ, वो जरा तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लेना कि हार्मोन का मोड ऑफ एक्शन क्या है, किस तरीके से हार्मोन फंक्शन करते हैं। ठीक है, हाउ हार्मोन वर्क। Hormones regulates biological process such as muscles growth, hunger, heart rate and menstrual cycle by the means of signaling। सिग्नलिंग करते हैं, तो आपको सेल सिग्नलिंग मैंने पढ़ाया हुआ था सेल चैप्टर में, और बाय डिफॉल्ट आज सुबह ही बेसिक लेक्चर में, मतलब नए बैच को यही पढ़ाया हुआ है। ठीक है, सेल सिग्नलिंग जो डेवलप हो रही है, जो मेंटेन हो रही है, उसमें हार्मोन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। एक लोकल हो जाती है, जिसमें जैसे सेल सिग्नलिंग में लोकल कि एंजाइम सीक्रेट हुआ एंड लोकली वर्क कर रहा है, डक्ट के थ्रू आ रहा है, तो एंजाइम्स हो गए। ठीक है, एक हो रहा है कि ब्लड में जा रहे हैं एंड देन ट्रेवल करके टारगेट साइट पे पहुंच रहे हैं, वो हो गया हार्मोन। समझ में आया? तो सीक्रेट कर रहे हैं केमिकल, देन टारगेट सेल है, उसके पास रिसेप्टर होंगे इसके लिए पर्टिकुलर स्पेसिफिक। जैसे जस्ट सपोज मैंने पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ थायरोक्सिन रिलीजिंग हार्मोन टीआरएच। क्लियर, ये ट्रैवल कर रहा है, अब ये लीवर के पास भी पहुंचा था, ये किडनी के पास भी पहुंचा था, ये लंग्स के पास भी पहुंचा था, ये कहीं रुक नहीं रहा है, ये एलिमेंट्री कैनाल में भी पहुंचा, क्योंकि आपका तो ब्लड सर्कुलेट कर रहा है।
क्लोज पाथवे में, तो ये सब जगह जा रहा है, लेकिन कहीं पे किसी ने इसको रिसीव नहीं किया क्योंकि उनके पास उसके रिसेप्टर्स ही नहीं। जैसे जस्ट सपोज आपने अमेज़न में कोरियर किया, ऑर्डर किया, तो यू कैन ट्रैक दैट ऑर्डर, उसमें आपको कभी-कभी अलग-अलग जगह दिख रहा है। जैसे जस्ट सपोज कोई चीज़ दिल्ली से गुजरात साइड पे ट्रैवल हो रही है, तो आपको उसका लोकेशन चेंज दिखेगा। हर दिन लोकेशन चेंज हो रहा होगा, ठीक है? और आपका डेस्टिनेशन डिलीवरी डेट जिस दिन दिया होगा, उस दिन तक आप देखोगे मुंबई के आस-पास या रीच टू डेस्टिनेशन अगर पहुँच चुका होगा तो आ जाएगा कि रीच टू डेस्टिनेशन। देन अभी भी वो वहाँ रुकेगा नहीं, अभी फिर से वो वहाँ से ट्रैवल करेगा और आपके घर के जो नेम प्लेट है, जो आपने एड्रेस मेंटेन कर रखा है, उस ऑर्डर में जो एड्रेस आपने मेंशन किया था, उस एड्रेस पे वो पहुँचेगा। ठीक है? समझ में आ रहा है? तब जाके वो आपको डिलीवर कर रहा है। तो वो घूमा तो पूरे चारों तरफ, अलग-अलग सिटी में, लेकिन डिलीवर आपके घर पे हुआ क्योंकि आपका ऑर्डर था। सेम वे में हार्मोन सिस्टम वर्क कर रहा है, वो ब्लड में तो आ गया उस सेक्रेटरी सेल से, उस सेक्रेटरी ग्लैंड से, उस एंडोक्राइन ग्लैंड से, लेकिन वो ट्रैवल कर रहा है इंग्लिश ट्रैवल कर रहा है एंड अपने टारगेट सेल को ढूंढ रहा है, और जब वो टारगेट सेल पे उसकी क्योंकि एफिनिटी वाले रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जिससे वो बाइंड कर सकता है एंड सिग्नल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, वहां पे उसने बाइंड कर लिया। तो ये अगर टीआरएच रिलीज हुआ है तो ये हर जगह से घूमते फिरते रुकेगा कहाँ पे? ये रुका थायराइड ग्लैंड, ठीक है? थायराइड ग्लैंड पे आएगा। चलो तो ये तो रिलीजिंग हार्मोन की जगह हम स्टिमुलेटिंग हार्मोन कर देते हैं, टीएसएच। तो टीएसएच ये तो रिलीजिंग हार्मोन रहेगा, तो वो वर्क करेगा पहले पिट्यूटरी से टीएसएच को रिलीज कराएगा। तो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये डायरेक्ट थायराइड ग्लैंड पे आया एंड थायराइड ग्लैंड से इसने थायरॉक्सिन की सिक्रेशन के लिए हार्मोन ये बन रहा है। तो एक हार्मोन दूसरे हार्मोन को प्रोडक्शन में भी सिग्नल दे रहा है। इज इट क्लियर? तो एक नॉन टारगेट सेल पे वो कभी बाइंड नहीं होगा क्योंकि उसके पास उसके बाइंडिंग रिसेप्टर्स नहीं प्रेजेंट होंगे, और जब तक वो अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक वो ट्रैवल करता रहे। क्लियर है बच्चा? एनी क्वेरी? स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अब हम देखते हैं कि पहले जो हार्मोन सिस्टम को हम लेने जा रहे हैं, ग्लैंड को लेने जा रहे हैं, पार्ट को लेने जा रहे हैं, वो ब्रेन से रिलेटेड है। उसमें आपको पहला जो फोकस करना है दैट इज हाइपोथैलेमस। यहाँ पे 3 आपको पढ़ने हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पीनियल ग्लैंड। लोकेशन आपको एकदम अच्छे से ध्यान देना चाहिए। हाइपोथैलेमस थैलेमस के नीचे, हाइपोथैलेमस ये ग्रीनरी स्ट्रक्चर है, ठीक है? देन पिट्यूटरी ग्लैंड, क्योंकि हाइपोथैलेमस लिंक बना रहा है, ये लिंक ही तो है बेटा, ये देखो कैनाल जैसा, ये लिंक बना रहा है। ये है आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड, ये है आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर। तो लिंक बिटवीन नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम इज डेवलप्ड बाय द हाइपोथैलेमस। समझ में आई ये बात? भूलोगे कभी? क्लियर? फिर पिट्यूटरी के पार्ट पे बाद में बात करेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर। फिर आपको अपर साइड में दिख रही है पीनियल ग्लैंड, ठीक है? मेलाटोनिन को सिक्रेट करता है, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक को मेंटेन करता है, सबके बाद, ठीक है? फिर से एनसीईआरटी देखते हैं। हाइपोथैलेमस, एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफ्लॉन। डायंसेफ्लॉन किस किस को बोलते हैं, जरा फटाफट बताओ। व्हाट इज डायंसेफ्लॉन? थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, यस बेटा, करेक्ट, ठीक है? तो डायंसेफ्लॉन क्या है? थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस का कनेक्ट कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? डायंसेफ्लॉन। यहाँ पे यही लिखा है, एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ द डायंसेफ्लॉन, मतलब थैलेमस के नीचे फोरब्रेन, एंड इट रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम, फोरब्रेन का ही पार्ट है ना, रेगुलेट्स अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी फंक्शंस, कई सारे फंक्शंस में इन्वॉल्व था। तो बेसिकली पार्ट तो कहाँ का है? न्यूरल सिस्टम का है, ब्रेन का पार्ट है वो। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, लेकिन जो इसकी प्रॉपर्टी है
that it has the neurosecretory cells. ये कुछ नर्व इम्पल्स के ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड नर्व्स को भी रखता है, लेकिन कुछ इसके पास क्या है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं जो स्पेसिफिक टाइप की न्यूरॉन्स ही हैं, लेकिन उनसे सिक्रीशन जनरेट हो रहा है और उनके कलेक्शन को हमने क्या बोला, अगेन बंच क्या हो गई, न्यूक्लियाई. न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स कॉल्ड न्यूक्लियाई. जहां जब भी हम देख रहे थे कि टफ्ट हो रहा था, बंच हो रहा था, वो उसको हम न्यूक्लियाई टर्म दे रहे थे. सेम वे में यहाँ पे कलेक्शन है, ग्रुप्स हैं न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का, जिनको हम न्यूक्लियाई कह रहे हैं, विच प्रोड्यूस हॉर्मोन्स. ओके, समझ में आ रहा है? अब इस हॉर्मोन्स में टेंडेंसी होती है कि कुछ तो डायरेक्ट वहां से ही ब्लड में ट्रांसपोर्ट होकर पिट्यूटरी में आ जाते हैं, तो वो एंटीरियर पिट्यूटरी में आते हैं. जैसे बताएंगे अच्छा आगे. ठीक है, कुछ आपके ऐसे हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आ रहे हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस वाला, ये मैंने बताया हुआ है. बताओ किस हार्मोन में बताया हुआ है? चलो मैं ही बताती हूँ. एडीएच के केस में हम लोगों ने ये बात की थी. ठीक है, तो वो क्यों? क्योंकि यही जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, इनके टर्मिनल एंड उसके कहाँ तक हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक. अभी इमेज देखेंगे तो क्लियर रहेगा. अब इन हार्मोन्स का Recording in फंक्शन क्या progress. होगा? इस हार्मोन्स के फंक्शन में दीज हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन. तभी तो क्या हो गया, बॉस का बॉस, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड. However, the hormones produced by hypothalamus are of two types. अब ध्यान से सुनना, ठीक है, जो क्वेश्चन होता है इसलिए मैंने यहाँ पे इंटर लगा के अलग से अच्छे से लिख दिया. द रिलीजिंग हार्मोन, पहला इसका क्या है, पिट्यूटरी को कंट्रोल कर रहा है. पिट्यूटरी को कैसे कंट्रोल कर सकता है कि ये चीज तुमको रिलीज करना है, ये चीज तुम्हें फॉर्म करनी है, ये कंट्रोल हो गया. क्लियर? ठीक. दूसरा क्या हो सकता है कि अमाउंट ज्यादा हो रहा है, अब इनहिबिट कर. तो हाइपोथैलेमस के थ्रू हाइपोथैलेमस फीडबैक इनहिबिशन भी चलता है. क्लियर? डायरेक्ट पिट्यूटरी को भी इनहिबिट किया जा सकता है. अगेन हम लोग पढ़ेंगे इसको हर रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अच्छे से. तो आपको ध्यान में रखना है कि जो हाइपोथैलेमस से फॉर्म न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स हैं, पहली चीज कि वो दो तरीके की है. एक जो हाइपोथैलेमस में ही ब्लड को सप्लाई दे दे रही है और एंटीरियर पिट्यूटरी में टारगेट हो जा रही है. एंड दूसरी ऐसी है जो कि जिसकी न्यूरॉन्स हाइपोथैलेमस से आपके पिट्यूटरी की तरफ है. क्लियर? और न्यूरॉन्स के एंड से सिक्रीशन हो रहा है और वो डायरेक्ट पिट्यूटरी में हो जा रहा है, तो उसको ब्लड की नीड नहीं हुई. अब पिट्यूटरी से वो ब्लड में चला जाएगा. तो एक इसी कैटेगरी में एक हो जाते हैं रिलीजिंग हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट कर रहे हैं सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन. ओके, एक क्वेश्चन हो गया. दूसरा इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिट द सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन. सिंपल सी बात है, एक सिक्रीट करा रहा है, दूसरा एक्सेस सिक्रीशन के बाद इनहिबिट कर रहा है या काउंटर मैकेनिज्म कर रहा है. ठीक है, एक सिक्रीट हो रहा है, उसके फंक्शन चल रही है, तो दूसरे को सप्रेस करना है, वो भी कंट्रोल होगा. एक इनहिबिटरी रिस्पांस हो गया, एक स्टिमुलेटरी रिस्पांस हो गया. क्लियर? हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस के नीचे ही पिट्यूटरी है, तो यू कैन सी कि कनेक्शन जो बन रहा है वो इस तरीके से बन रहा है इनके बीच में, इसमें कोई डाउट नहीं है. ओके, फिर हम पिट्यूटरी का पार्ट देखेंगे तो उसका एक अगला पार्ट होता है, एक पिछला पार्ट. ठीक है, अब ये इलार्ज क्या हुआ है, हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस इज रिलेटेड टू द पिट्यूटरी ग्लैंड. एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, एंटीरियर पिट्यूटरी का पार्ट हो गया, एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट हो गया. ठीक है, अब जो इमेज आएगी आपकी वो ये है. फिर से लेबलिंग पे वर्क करो. ठीक है, ये पोर्शन क्या हो गया आपका, हाइपोथैलेमस. दिस इज हाइपोथैलेमस. ठीक, हाइपोथैलेमस में क्या प्रेजेंट है, न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, उन्हीं को बोल रहा है न्यूरॉन्स. हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स हो गए, जो टेक्स्ट में आपको दिया हुआ है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स. इट मींस कि दे आर द स्पेसिफिक सेल्स जो कि न्यूरोसिक्रीशन, जो कुछ फॉर्मेशन करके सिक्रीशन करने में रोल प्ले कर रहे हैं. इसमें आप एक टाइप देख रहे हो, ये देख रहे हो कि इसने डायरेक्ट दे दिया,
ब्लड को फॉर्म किया एंड डायरेक्ट ब्लड में यहीं पे कैपिलरी मिल रही है उसको, और उसके थ्रू वो एंटीरियर पिट्यूटरी में सप्लाई चली गई और एंटीरियर पिट्यूटरी से उसने वर्क किया। और यहाँ पे ये इसका टारगेट है, मतलब ये जो हार्मोन आए उन हार्मोन का टारगेट साइड क्या हो गया, एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो पूरा ट्रेवल करे, तो यहाँ ये रिलीज हो गए, डॉट 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 आपको दिख रहा है। दूसरा आपको क्या दिख रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक खुद जो न्यूरॉन्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होके आ रही हैं, क्लियर, इनका टर्मिनल हो गया। तो यहाँ पे ये सिक्रेट करेंगे तो वो सिक्रेशन क्या हो जाएगा, वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का। यहाँ से क्वेश्चन पुट ऑन होता है कि एक्चुअल में वो क्या पोस्टीरियर पिट्यूटरी में फॉर्म हो रहा था या वो सिंथेसाइज इन हाइपोथैलेमस एंड सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। समझ रहे बच्चा, तो सिंथेसाइज्ड इन हाइपोथैलेमस एंड सिक्रीटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज करेक्ट। ओके, अब पोर्टल सर्कुलेशन क्या हुआ, वही बात, वहां की कैपिलरीज आपस में ज्वाइंट है, एक सिस्टम बना रही हैं, कई सारे वहां पे मतलब रास्ते हैं और वो आपस में मिक्स हैं, तो उसको बोल दिया हमने पोर्टल सर्कुलेशन। ये लेवल आपको ध्यान में रखना है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स एंड पोर्टल सर्कुलेशन। पोर्टल सर्कुलेशन का लोकेशन होगा एंटीरियर पिट्यूटरी। इज इट क्लियर बच्चा? ठीक है, नाउ इनिबिटरी और स्टिमुलेटरी को समझने के लिए एग्जांपल को देखना है, इनमें से हो गई ना ये दोनों, ठीक है। यहाँ पे जो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है पहले आप उसी पे फोकस करोगे। फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमिक हार्मोन, नेम आया हार्मोन का GnRH, GnRH, देख लो मैंने कहा मार्क किया, इस तरीके से तुम्हारी भी मार्किंग होनी चाहिए। GnRH फुल फॉर्म को निकालना है अपने को, ठीक है। तो एन क्योंकि जी के अंदर था इसलिए GN कैपिटल, जी स्मॉल n, R कैपिटल स्टार्टिंग में है एंड H कैपिटल स्टार्टिंग में, तो हार्मोन क्या हो गया, GnRH, फुल फॉर्म गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब रिलीजिंग है, रिलीज करवाना है इसको, तो बेटा ये कैसा हार्मोन होगा, स्टिमुलेटिंग हार्मोन होगा। क्लियर, कुछ रटना नहीं होता यहाँ पे। stimulates the pituitary synthesis and release gonadotropin। पिट्यूटरी को इसने स्टिमुलेट किया कि गोनाडोट्रोपिन को सिक्रीट करो, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन है वो हार्मोन्स जो कि जाके ओवरी और टेस्टिस पे वर्क करे। ओके बच्चा, क्लियर। ऑन द अदर हैंड दूसरा एग्जांपल दिया हुआ है सोमैटोस्टैटिन, ठीक है। सोमैटोस्टैटिन का जो रिस्पांस होता है दैट इज इनहिबिटरी रिस्पांस विद रिस्पेक्ट टू ग्रोथ हार्मोन, जो आपको डेवलपमेंट ग्रोथ कराने के लिए हार्मोन सिक्रीट होते हैं पिट्यूटरी से, उसके सिक्रीशन को सप्रेस करेगा ये, कि बहुत ज्यादा नहीं तो आपके हाथ इतने ही डेवलप होके क्यों रुके, आपके बहुत लंबे लंबे हाथ भी हो सकते थे, आपके बहुत लंबे लंबे पैर हो सकते, आपकी बॉडी बहुत बड़ी हो सकती थी, तो मीन्स आप हल्क भी बन सकते थे, लेकिन कंट्रोल है इसका, ठीक है। तो सोमैटोस्टैटिन ने क्या किया है, इनहिबिटरी रिस्पांस शो किया, किसके अगेंस्ट में, ग्रोथ हार्मोन। ये तो आपको इसी लाइन से आपको ये दो एग्जांपल याद रखना है। सोमैटोस्टैटिन इनहिबिटरी रिस्पांस सिक्रीट कहाँ से हो रहा है, हाइपोथैलेमस से, किसको कहाँ पे एक्ट कर रहा है, पिट्यूटरी पे, क्या एक्ट कर रहा है, तो रिलीज, इनहिबिट्स द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, मतलब ग्रोथ हार्मोन जो आप सिंथेसाइज कर रहे हो पिट्यूटरी मैडम, वो थोड़ा रुक जाओ और अभी ग्रोथ हार्मोन की नीड नहीं है, बंद करो इसको। क्यों, क्योंकि सोमैटोस्टैटिन ने सिक्रीशन करके हाइपोथैलेमस से सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट होके आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पे वर्क कर रहा है। ओके बच्चा, और ये जो ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होता है ये आपका रिलीज होता है एडेनो हाइपोफाइसिस से एंटीरियर पिट्यूटरी से। पढ़ेंगे पिट्यूटरी तब डिटेल में हम बताएंगे वन वन एक एक कहाँ से आ रहा है, अभी ये यहाँ पे जो एग्जांपल दिया उसको बस मार्क करो। These hormones originating in hypothalamic neurons, neurosecretory cells, pass through the axons and are released from their nerve endings. These hormones reach the pituitary gland through a portal circulatory system, इसलिए वहां पे इमेज में दिया हुआ है, and regulate the function of the anterior pituitary.
पोर्टर सर्कुलेटरी सिस्टम से आ रहा है तो एंटीरियर पिट्यूटरी में जा रहा है। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, जो कि आपका क्या है, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो रेंज ऑफ हार्मोन भी आपको पढ़ने होंगे कि न्यूरो हाइपोफाइसिस में कौन से हैं, एडनो हाइपोफाइसिस में कौन से हैं। अभी इतना क्लियर है? ठीक है, क्लियर है बेटा? जैसे यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन का नाम आया, तो ग्रोथ हार्मोन आपका कहाँ सीक्रेट होता है, वो आपका सीक्रेट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, और जब आप एडीएच पढ़ रहे थे, एडीएच का एग्जांपल मैंने बताया था, एडीएच आपका रिलीज हो रहा था पोस्टीरियर पिट्यूटरी। चलो आगे देखते हैं, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ो। एग्जाम्पल मार्क करो एनसीईआरटी में। These hormone originating in ये हो गया, and these hormones reach the pituitary gland through a portal circulatory system, ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट, है ना? तो पोर्टल पोस्टीरियर पिट्यूटरी को आपने क्या देखा, दैट इज द अंडर डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस। तो एक ऐसा ऑर्गन जिसने मेंटेन कर रखा है कनेक्शन बिटवीन द नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम, दैट इज हाइपोथैलेमस। क्लियर? अब हम यहाँ पे आपको एक चार्ट दे रहे हैं, जिसमें आपको ये चार्ट इसलिए है ताकि अभी आप सिर्फ सीक्वेंस को समझ सको कि वहां पे क्या हो रहा है, सीक्वेंस को समझ सको कि क्या रिलीज हो रहा है। तो सभी रिलीजिंग हार्मोन, मतलब रिलीज करने का कंट्रोल, आर लगा होगा बीच में, तो दे आर सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। ओके, हाइपोथैलेमस में सिक्रीट करेंगे। जैसे जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से सिक्रीट हुआ, फंक्शन उसने कहाँ किया है, एडेनो हाइपोफाइसिस में, मतलब एंटीरियर एंड पे उसका रिलेटेड है। अब ये सभी के फुल फॉर्म आपको नहीं पता है, इसलिए अभी रुक जाते हैं इस पे। एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो जाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच हो जाता है। तो एफएसएच एलएच दे आर रिलेटेड टू ओवरी, उसको सिक्रीट कराने के लिए ये वहां से एफएसएच एलएच को रिलीज करेंगे और ओवरी में इसका फंक्शन दिखेगा, गोनाड्स लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे कॉर्टिकॉइड रिलीजिंग हार्मोन्स हैं, वो एसीटीएच पे वर्क कर रहे हैं। टीआरएच टीएसएच को सिक्रीट करा रहा है, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पीआरएच रिलीजिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, फाइनली वो प्रोलैक्टिन को रिलीज करा रहा है। जीएचआरएच ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करा रहा है। एडीएच यहाँ से ट्रेवल करके रिलीज होके ब्लड में आ गया और ये फंक्शन आपका किया था किडनी पे जाके। ऑक्सीटोसिन आपके मेमोरी ग्लैंड पे, जो कि इजेक्शन, एक हो जाता है मिल्क का फॉर्मेशन, एक हो जाता है इजेक्शन। तो अलग अलग हार्मोन है बेटा, प्रोलैक्टिन आपका फॉर्मेशन, ऑक्सीटोसिन आपका इजेक्शन, इस तरीके से वर्क करते हैं ये कोऑर्डिनेटेड में। तो व्हाट आई मीन टू से कि यहाँ पे बेटा ये सभी जो आपको नाम दिख रहे हैं, ये सभी एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट हैं, और इसमें मेन एंडोक्राइन जो बॉस है दैट इज पिट्यूटरी, वो रेगुलेट कर रही है कि बाकी के एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो सिंथेसिस करें। दैट्स वाई आपको सबसे नीचे के साइड में दिख रहा है गोनैड्स, एड्रेनल कॉर्टेक्स, मतलब एड्रेनल ग्लैंड का कॉर्टिकल रीजन, मेडलरी रीजन भी होता है, थायराइड, मेमोरी ग्लैंड, लिवर एंड ऑल बॉडी, किडनी, मेमोरी ग्लैंड। क्लियर? तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट दिख रहे हैं कि वो जो पिट्यूटरी से सिक्रेट हो रहा था। तो यहाँ 3 लेयर दिख रही है आपको, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, देन पिट्यूटरी ने भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज किया है कि वो सिंथेसाइज करें जाके पर्टिकुलर वहां पे पर्टिकुलर टारगेट साइट पे एक्ट करेंगे कि वो पर्टिकुलर एंडोक्राइन ग्लैंड पर्टिकुलर हार्मोन का सिक्रेट करे जो फाइनली वहां पे फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इज इट क्लियर? तो एक तो आपको ये सीक्वेंस समझ में आना चाहिए। दूसरा, आप एक इमेज का और स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बना लेना अपनी कॉपी में। दिस वन, क्लियर? इसको ड्रॉ कर लेना। हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन सिक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस। अब वो एंटीरियर से एंड पोस्टीरियर से दोनों से वर्क कर सकता है। टारगेटेड टू पिट्यूटरी, पिट्यूटरी को वो रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट कर रहा है, तो रिलीजिंग हार्मोन हो गया। क्लियर? पिट्यूटरी से उसने रिलीज कराया, पिट्यूटरी ने क्या किया, आगे की टारगेट ग्लैंड को रिलीज करने के लिए स्टिमुलेशन भेजना है। तो जो रिलीजिंग हार्मोन के स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं
वो पिट्यूटरी से सिक्रीट होते हैं एंड देन वो टारगेट साइट पे टारगेट एंडोक्राइन ग्लैंड को टारगेट करेंगे और वहां से उनका फाइनल हार्मोन सिक्रीट होगा जो फंक्शन करेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये ग्रीन एरो आपका क्या एक सीक्वेंस ऑफ हार्मोन बता रहा है। अब जस्ट सपोज टारगेट ग्लैंड में बढ़िया से थायरोक्सिन बहुत सारा प्रोड्यूस हो रहा है, तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों को सिग्नल जाएगा कि इसका सिक्रीशन बंद कर। ठीक है, तो क्या क्या स्टॉप हो सकता है? रिलीजिंग हार्मोन का सिंथेसिस स्टॉप हो गया, तो पिट्यूटरी ही स्टिमुलेट नहीं होगी कि उसको स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट करना है। क्लियर? तो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों पे फीडबैक इनहिबिशन जा सकता है और वहां से फाइनली जो आपके स्टिमुलेटिंग हार्मोन बन रहे थे जो टारगेट ग्लैंड को एंडोक्राइन ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहे थे फॉर द सिंथेसिस ऑफ अ सर्टेन हार्मोन, वो वहां से फीडबैक इनहिबिशन करेंगे। तो हार्मोन सिस्टम ऑलवेज अंडर द कंट्रोल ऑफ फीडबैक इनहिबिशन। ऐसा नहीं है कि ये कंडीशनल होगा बेटा, ये हमेशा चलता है ऐसा, अदरवाइज आपकी बहुत ही अनवांटेड ग्रोथ होती है, हेयर्स बहुत अनवांटेड, बहुत सी चीजें abnormal हो सकती हैं, क्योंकि ये ट्रेस अमाउंट में वर्क कर रहा है। Clear? Target glands hormone inhibits the hypothalamus and pituitary from the stimulating further production of the target hormone. Clear? खुद ही का हार्मोन सिक्रीट हुआ और उसके कंसंट्रेशन ने ही इनहिबिटरी रिस्पांस को जनरेट कर दिया। इज इट क्लियर? अब यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लो। कल पिट्यूटरी ग्लैंड देखेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड में टाइम लगेगा, उसमें एडनो न्यूरो और उसमें कैसे सिक्रीशन हो रहा है, कौन कौन से हार्मोन है, कहाँ कहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं, वो आपको एक चार्ट पूरा बनाना होगा। यहाँ तक कोई क्वेरी बेटा? एनी क्वेरी? चलो बाय बाय, टेक केयर, बाय बच्चा।